इस वीडियो की शुरुआत में आपको दो कहानियां सुनाएंगे। एक कहानी है भारतीय फिल्म की जो हकीकत बनती नजर आ रही है, और एक कहानी है हकीकत जो अब भारत में किसी फिल्म से कम नहीं है। आगे आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से इस देश के एमपी एमएलए बड़े बड़े स्कूल्स को चला रहे हैं और अपने ही क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारी सरकार जिसको बजट बढ़ाना चाहिए प्राइमरी शिक्षा की तरफ, वो बजट को काट करके कैसे मेले के आयोजन और बड़े बड़े धार्मिक आयोजन में किस तरह से ज़्यादा बजट दे करके पैसे खर्चा कर रही। इस वीडियो में आगे आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से 2014 से 2025 तक अकेले यूपी में 25,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल प्राथमिक विद्यालयों की बात कर रहा हूँ, और 19,305 प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं। आगे आपको कुछ सच्ची कहानियां बताएंगे जिसमें गाँव के छोटे छोटे किसानों ने अपनी छोटी छोटी जमीनियों पे जिस पे थोड़ी सी फसल उगा करके उससे अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते थे, कैसे उसको अपने गांव के स्कूल को बचाने के लिए दान दे दी कि हमारे इस जमीन पर स्कूल चले ताकि हमारे गांव के बच्चे दूर पढ़ने ना जा सके। ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम शुरू करते हैं इस कहानी से। कई साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म थी सर नाम की। इस फिल्म में मुख्य रोल में थे धनुष, और धनुष एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे, वो टीचर थे। धनुष का इस फिल्म में नाम था बाल गंगाधर तिलक, और इनके अपोजिट में जो विलेन थे उसका नाम फिल्म में त्रिपाठी नाम था। त्रिपाठी के पास बहुत बड़ा एम्पायर था, वो एक बिजनेसमैन था और उसके कई सारे प्राइवेट स्कूल चल रहे थे, लेकिन धनुष के पास कुछ नहीं था। धनुष एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे। कैसा स्कूल? ऐसा टूटा फूटा प्राइमरी स्कूल जिसमें टूटी फूटी क्लासरूम और जिसमें ऐसे गरीब घर के बच्चे पढ़ते थे जो प्राइवेट स्कूल की शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनके पास संसाधन नहीं था, उनके पास तो सिर्फ थी तो बस उनकी किताब और कॉपी और ये टूटे फूटे बेंच, टूटा फूटा स्कूल जिसमें बाल गंगाधर तिलक पढ़ाया करते थे। और वहीं इस फिल्म में जो दूसरा दिखाया गया है वो था एक बड़ा ही खूबसूरत बढ़िया प्राइवेट स्कूल जिसका संचालन करता था त्रिपाठी। त्रिपाठी एक बिजनेसमैन था, बढ़िया क्लासरूम, बढ़िया फीस दे करके बच्चे पढ़ सकते थे। ये दो चीज़ें दिखाई गई। अब त्रिपाठी कॉन्स्पिरेसी करता है क्योंकि उसकी पॉलिटिकल पकड़ थी और वो चाहता था कि गाँव के स्कूल को बंद कर दिया जाए। गाँव के स्कूल को बंद करने से ये होगा कि गाँव के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो भी उसकी प्राइवेट स्कूल की तरफ मूव करेंगे और मोटे पैसा दे करके इसके स्कूल के बिजनेस को फैलाएंगे फुलाएंगे और इसका धंधा पानी चलेगा। ये इस फिल्म की कहानी है। लेकिन बीच में आता है धनुष, एक मेहनती शिक्षक, ईमानदार शिक्षक, और ये चाहता है कि ये स्कूल बंद ना हो। लेकिन इस स्कूल का रिजल्ट खराब था क्योंकि जो भी टीचर इस स्कूल में पढ़ने आता था उसको त्रिपाठी, इस प्राइवेट स्कूल का जो मालिक था, वो इनको अच्छी मोटा पैसा दे करके अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए बुला लेता था और कहता था तुम लोग अटेंडेंस लगाओ और बच्चों को पढ़ाना नहीं है, क्योंकि जब यहाँ रिजल्ट फेल होगा, खराब होगा, तो बच्चे ऑटोमेटिक प्राइवेट स्कूल में जाएंगे ही जाएंगे। ये करते करते नौबत ये आ गई कि ये स्कूल बंद होने की कगार पे आ गया क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं थे और जो बच्चे थे वो फेल हो जाते थे। यही एंट्री होती है धनुष की। धनुष मतलब जो इस फिल्म में बाल गंगाधर तिलक का रोल कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने संकल्प लिया कि इस स्कूल को मैं बचाऊंगा, और बाल गंगाधर तिलक दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। फिर उनके सामने शर्त रखी जाती, फिल्म की पटकथा होती, शर्त रखी जाती कि तुम अगर 100% रिजल्ट दे दोगे तो स्कूल को बंद नहीं किया जाता है। बाकी बाल गंगाधर तिलक अपनी बड़ी कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, काफ़ी सारा उनको झेलना पड़ता है। फिल्म में बाकी चीज़ें प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट होती है, वो सारी चीज़ें होती है। तो फिल्म है, फिल्म में मर मसाले रहेंगे ही। बाकी अंत में होता है कि ये बच्चों को पढ़ा देते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि इसके बच्चे जो हैं बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं और प्राइवेट स्कूल की शिक्षा इसके आगे फेल हो जाती है। टूटी फूटी बेंच और टूटे फूटे क्लासरूम के बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल को फेल कर देते हैं और होता अंत में है कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे यहाँ पढ़ने आने लगते हैं। फिलहाल ये फिल्म की कहानी है, और जब मैंने ये फिल्म देखी थी तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि इतनी जल्दी कुछ आने वाले सालों में यही घटना हकीकत बन के हमारे और आपके बीच में आएगी। अब आगे दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं जो हमने बताया था। ये कहानी है जापान के एक गांव की। जापान में एक गांव है जहां एक लड़की पढ़ने जाती है अपने घर से 3 किलोमीटर दूर, महज 3 किलोमीटर दूर, बहुत दूर की बात नहीं है, महज 3 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती है। और वो उसके आने जाने का साधन होता है उसके रेलवे स्टेशन से, पास के रेलवे स्टेशन से जाने वाली एक ट्रेन। लेकिन उस ट्रेन में पैसेंजर नहीं बैठते, ट्रेन खाली रहती है। तो
फैसला लिया जाता है जापान सरकार की तरफ से कि वो ट्रेन को बंद कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही वहाँ के अथॉरिटीज़ को पता चलता है कि इसमें एक पैसेंजर है और वो एक लड़की है जो अपने स्कूल जाती है और वहाँ उसके स्कूल जाने का साधन सिर्फ एक ये ट्रेन है, फिर अथॉरिटीज़ ये फैसला लेती हैं कि इस ट्रेन को चलाया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा जब तक वो लड़की हाई स्कूल तक की पढ़ाई नहीं कर लेती है। ये जापान की कहानी है और उस ट्रेन को बाकायदा जारी रखा गया और उस ट्रेन की टाइमिंग रही जब उसके स्कूल खुलने की टाइमिंग होती थी और उस लड़की के स्कूल बंद होने की टाइमिंग थी। ये असली घटना है, लेकिन ये घटना मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये भारत के लिए, अपने देश के लिए किसी कल्पना मात्र से कम नहीं है। हालांकि आंकड़े जो कहते हैं, मैं वो आपको दिखा दूं कि आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं कि हमने जो है जापान को पीछे कर दिया है। किस मामले में पीछे कर दिया है हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को पीछे छोड़ा। 2028 तक हम जर्मनी को पछाड़ देंगे। लेकिन किस चीज़ में हम पछाड़ रहे हैं? हमारी अर्थव्यवस्था जापान से आगे निकल गई है, लेकिन वो अर्थव्यवस्था का क्या फ़ायदा जो हमारे स्कूल, प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके हमारे छोटे बच्चों को, हमारे प्राथमिक स्कूल के बच्चों की शिक्षा जो उनका अधिकार है, उस अधिकार को छीन ले रही। तो जापान से तो अर्थव्यवस्था में हम आगे निकल गए, लेकिन क्या ये सी कहानी भारत में गढ़ी जा सकती है? इसको हम आगे समझते हैं कि कैसे नहीं गढ़ी जा सकती है। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इसमें कैसे इन्वॉल्व है, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन धनुष की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं अभी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, जो अपने स्कूलों को बचाने के लिए कि उनका स्कूल जो है मर्ज ना हो, बंद ना हो, उस स्कूलों को बचाने के लिए फिलहाल धरना प्रदर्शन कई जगह कर रहे हैं। ये देखिए, दो कहानियां, ऐसे कई सारी स्टोरीज आप सर्च करेंगे तो पूरा खबरें आपको मिल जाएंगी। फिलहाल नज़र डालिए इस पे। ये है कुछ महानुभाव जो इस देश के बड़े गद्दावर नेता हैं और जो कई सारे स्कूलों के मालिक हैं। ये हैं शिव प्रसाद यादव, बसपा पूर्व सांसद, मैनपुरी इटावा से हैं। इनके 100 से ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं। आगे देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह, भाजपा, गोंडा बहराइच से, इनके 54 से ज़्यादा स्कूल हैं। जय चौबे संत कबीर नगर से, बीजेपी से हैं, 50 से ज़्यादा स्कूल हैं। जितेंद्र यादव सपा से, फर्रुखाबाद से 20 से ज़्यादा स्कूल हैं इनके। इसके बाद ये अजय प्रताप सिंह, भाजपा, इनके 18 से ज़्यादा स्कूल हैं। वाचस्पति अपना दल, प्रयागराज, 15 से ज़्यादा स्कूल हैं। एसपी सिंह सपा से सांसद हैं, प्रतापगढ़, इनके 13 से ज़्यादा स्कूल हैं। संजय सिंह बीजेपी से, अमेठी, इनके 13 से ज़्यादा स्कूल हैं। अभी लिस्ट खत्म नहीं है भाई साहब, इतनी बड़ी लिस्ट है कि हम तो गिना भी नहीं सकते हैं। आगे देखिए, अवनीश कुमार सिंह एमएलसी हैं हरदोई से, 10 से ज़्यादा स्कूल। संजय त्रिपाठी बीजेपी गोरखपुर, 10 से ज़्यादा स्कूल। अजय कपूर फैमिली कानपुर से, 10 से ज़्यादा स्कूल। जगदीश सिंह पटेल जिला सहकारी बैंक मिर्जापुर, 7+ स्कूल। अभी आगे देखिए, घबराइएगा मत और वीडियो छोड़ के आप लोग जाइएगा मत। बहुत लोगों को हो सकता है बुरा लगे जो समर्थन में हो, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं। छोटे लाल वर्मा विधायक है आगरा से, इनके 5 से ज़्यादा स्कूल। अनुराग सिंह विधायक मिर्जापुर से, 5 से ज़्यादा स्कूल। संजय गुप्ता पूर्व विधायक कौसंबी, 5 से ज़्यादा स्कूल। विनोद सिंह विधायक है सुल्तानपुर से, 5 से ज़्यादा स्कूल। इसके बाद देखिए, ये नाम अरविंद बंसल बीजेपी, हथकड़ी पहन के जेल में जा रहे हैं, शामली से है, 4 से ज़्यादा स्कूल इनके चल रहे हैं। ये सारे वो नाम हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी प्राथमिक विद्यालयों को सही से चलाने की। इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इनके क्षेत्र के हर एक प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय हैं, वो सही से चले। बाकायदा एक प्रधान से लेकर के एक सांसद को सबको बजट आवंटन होता है, अच्छा बजट आवंटन होता है। हम खबरें देखते हैं कि सांसद और विधायक अपनी विधायक निधि, सांसद निधि से पैसा नहीं खर्चा कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसका रीजन यही है कि ये सारे सबसे अच्छा धंधा इनके लिए है किसी एक स्कूल को चलाना। और एक स्कूल को चलाने, ये अपने स्कूल बनाते हैं और अपने स्कूल पे फोकस करते हैं, तो ये प्राथमिक विद्यालयों के क्यों फोकस कराएंगे? अगर एक भी नेता सही काम करता तो सारे प्राथमिक विद्यालय चमक रहे होते, लेकिन ये सारे के सारे अपना प्राइवेट स्कूल चमकाने के पीछे लगे रहते हैं। जिम्मेदारियां इन नेताओं के कंधों पर थी। इनको बाकायदा फंड दिया जाता है कि अपने फंड से स्कूल्स को चलाएं, कोई कमी हो तो करें, लेकिन उन्होंने अपने स्कूल चमकाने की सोची। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, शायद हम लिस्ट में गिन भी ना पाए कितने नाम हैं।
और जब इस देश के MP MLA अपना स्कूल चमकाने में रह जाते हैं, तब जागता है गांव का किसान, वही जो पेट भरता है वही अब पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लिया है। आपको हम बताते हैं ये कहानी है दशरथ कुंवर की, जो 65 वर्ष के हैं। इन्होंने 11,630 वर्ग फुट की जमीन जो है अपनी दान दे दी सरकारी स्कूल को, ताकि उनके गांव में बनने वाला स्कूल उनके गांव से दूर ना चला जाए। इसलिए उन्होंने अपनी इतनी ज्यादा जमीन जो है एक किसान ने दान दे दी। एक कहानी और देखिए, स्कूल के लिए किसान ने दी इतने बीघे की जमीन, किसी को यकीन नहीं हो रहा। ये किसान का नाम है ब्रिजेंद्र सिंह रघुवंशी। इन्होंने जमीन अपनी दान दे दी स्कूल के लिए, वजह वही कि स्कूल इनके गांव से दूर ना चला जाए। अब ये किसान अपनी जमीनों को स्कूल बनाने के लिए दान में पता है क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे कई सारे कारण है। वजह है कि एक गांव से जब दूसरे गांव स्कूल चला जाएगा तो बीच की दूरी ज्यादा हो जाती है, 5 से 6-7 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। इतनी ज्यादा दूरी, अगर 4-5 किलोमीटर भी दूरी होगी तो बच्चा पढ़ने कैसे जाएगा? ये भारत है, ये जापान नहीं है कि 3 किलोमीटर दूरी के एक लड़की को पढ़ाने के लिए ट्रेन चला दिया जाएगा। बच्चा जाएगा कैसे? उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कैसे होगी? रास्ते में ट्रेवल करते हुए वो जाएगा तो क्या गारंटी है कि हादसा ना हो जाए? ये बच्चे छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कैसे जाएंगे? कई सारे और कारण है, रास्ते नहीं होते। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें बच्चियां हाथ में चप्पल उठा करके दलदली रास्ते पे नंगे पैर चल के जा रही हैं। रास्ता नहीं है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कि वो जाके दूसरे गांव में पढ़ सके। इतना ही नहीं, रास्ते में नदियां होती हैं, पुल बहुत दूर से घूम के जाता है, नाव से ट्रेवल जाना पड़ता है एक गांव से दूसरे गांव। ये सारी दिक्कतें होती हैं। बीच में जंगल आता है, जंगली जानवर होते हैं, ये सारी समस्याएं होते हैं। हम अक्सर खबरों में देखते हैं कि जंगली जानवर ने हमला किया। गांव में रहेगा तो सेफ्टी रहेगा, बच्चे ट्रेवल करके जाएंगे दूसरे गांव में पढ़ने तो बीच में जंगली जानवर का भी हमला हो सकता है। और भी कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से कोई गांव वाला नहीं चाहता है कि बच्चा जो है वो दूसरे गांव में पढ़ने जाए। कम से कम वो बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, 5 तक पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को उसी गांव में शिक्षा देना है। चलिए अब ऐसे ही कुछ कहानियों के बारे में बताते हैं। एक ऐसा गांव जहां आज भी नहीं है कोई विद्यालय, गोरखपुर जिला, जहां के योगी जी हैं। यहाँ से ही मात्र 36 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है संत कबीर नगर जिला। संत कबीर नगर जिला के साथा ब्लॉक में गनवरिया ग्राम पंचायत है और यहाँ पर कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है। गांव के लोग बोलते हैं कि विद्यालय यहाँ से कोई भी सरकारी या प्राइवेट विद्यालय 4 किलोमीटर दूर है, जिसमें जाने में असुविधा होती है, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। और इसकी वजह से गाँव की कई लड़कियाँ हैं जो पढ़ नहीं पा रही हैं, क्योंकि घर वाले उनको अपने गांव से दूसरे गांव भेजते नहीं है। तो गांव, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में कि लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता अभी। तो कम से कम हम लड़कियों की पढ़ाई को सुनिश्चित कर सकते हैं अगर गांव में स्कूल हो तो। गांव के हैं यतेंद्र नाथ चतुर्वेदी। इनका कहना है कि गांव से इतनी दूर होने पर स्कूल, जो छोटे बच्चे जो सड़क के माध्यम से दूसरे स्कूल जाते हैं तो दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लेकिन खैर करें क्या, पढ़ाना जरूरी है तो इसलिए बच्चों को भेजा जाता है। ये एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हमारे आपके आसपास है जहां गांव में स्कूल नहीं है। तो स्कूल जहां खोलना चाहिए वहां स्कूलों को बंद किया जा रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं 27,000 जो प्राथमिक विद्यालय हैं। नवंबर 2024 में आया था कि 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को यूपी में बंद किया जाएगा। जो वो इसमें ऐसे स्कूल शामिल होंगे जिसमें बच्चे 50 से कम होंगे। लेकिन अभी इसको घटा करके विरोध हुआ, ऑब्जेक्ट किया गया, तो अभी इसको घटा करके कर दिया गया है कि जिस स्कूल में 20 बच्चों से कम होंगे उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। और ऐसे स्कूल करीब 5,000 होंगे। और बंद करके क्या किया जाएगा? बंद करके नए स्मार्ट स्कूल्स बनाए जाएंगे। लेकिन अभी आपको हैरानी होगी जब हम आपको बताएंगे कि स्मार्ट स्कूल के लिए बजट कितना दिया गया है। वो जान के आप हैरान हो जाएंगे कि इतना कम बजट में स्मार्ट स्कूल कैसे बन सकता है। ये चीजें आपको आगे बताएंगे। अब देखिए सोनभद्र की एक कहानी। यहाँ पर जंगल की वजह से गांव से बाहर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसके 8 तक की पढ़ाई तो गांव में कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद की पढ़ाई जो है युवा नहीं कर पाते और उनका सपना जो है जंगल में ही गुम होकर के रह जाता है। अब देखिए एक और गांव, ये देखिए यूपी का ही एक गांव है जहां पर बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनके गांव में स्कूल नहीं है। और बहुत से बच्चे रिश्तेदार या कहीं और रह करके अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई जो है उसको पूरी करने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर पर रहने को डिपेंड है यहाँ के गाँव के बच्चे। तो यहाँ स्कूल खोलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 5,000 स्कूलों को बंद करने को कहा जा रहा है। अब इस पे नजर डालिए। ये है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला का बरगा गांव, जहां 120 बच्चे मजबूर हैं खेत के बीच में मेड़ पर बैठकर पढ़ने के लिए।
वजह क्या है? गांव में बाढ़ आई और बाढ़ में स्कूल की हालत इतनी खस्ता थी, स्कूल की बिल्डिंग इतनी खस्ता थी कि वो बिल्डिंग जो है वो बह गई तो फिर बच्चों के पढ़ने की जगह नहीं बची और बच्चे जो हैं इस तरह खेतों के बीच में पढ़ रहे हैं। कई जगह गुहार लगाई लेकिन 2 साल बीत गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। गाँव वालों ने खुद से जोड़ के छप्पर ऊपर बनाया, लेकिन फिर राप्ती नदी में बाढ़ आई और फिर जो है वो बह गया ढांचा, और इस तरह से बच्चे अभी भी 2 साल से इसी तरह से पढ़ने को मजबूर हैं। तो जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना चाहिए था, जहाँ पर स्कूल को बनवाना चाहिए था, जहाँ 120 बच्चे मजबूर हैं खेतों में बैठकर मेड़ियों पर पढ़ने के लिए, वहाँ पर स्कूल को बनाना चाहिए, वहाँ पर क्या किया जा रहा है कि स्कूल बंद करो और तुम लोग जाओ दूसरी जगह पढ़ने। अब आपको एक आंकड़े पर नजर डालते हैं। ये आंकड़ा हमने नहीं दिया, ये आंकड़ा किसी और ने नहीं दिया, ये आंकड़ा दिया है आरएलडी के जयंत चौधरी। जयंत चौधरी जो है आरएलडी से हैं और आरएलडी जो है बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में है। जयंत चौधरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2024 में। इन्होंने आंकड़ा दिया कि पूरे भारत में 11,70,404 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल का मुंह नहीं देख पाते, स्कूल नहीं जा पाते, और इन आंकड़ों में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 7,80,000 बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते। और ये आंकड़ा बहुत पहले का नहीं है कि ये बाबा आजम के जमाने का दिया गया, ये आंकड़ा है दिसंबर 2024 के आसपास का। ये अखबार की कटिंग जो है ये हम आपको तब की दिखा रहे हैं, मतलब जस्ट 1 साल पहले की ये घटना है, जिसमें 11,70,000 में से 7,80,000 बच्चे यूपी के हैं जो पढ़ने नहीं जाते। तो जिस यूपी में 7,80,000 बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, उस यूपी में जहां स्कूल खोलना चाहिए वहां 5,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था तो जापान से आगे निकल गई, लेकिन हमारी मानसिकता, हमारी सोच जो है वो जापान से आगे नहीं निकल पा रही। ये यूपी के विद्यालयों को बुलडोजर से ढहा दिया जा रहा है, ढहा के गिरा दिया जा रहा है, ताकि बच्चे जो है अपनी शिक्षा से वंचित रह जाए हैं। ये सारी चीजें हैं। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का क्या फायदा जब हमारे स्कूलों की हालत ये है कि अलीगढ़ में एक स्कूल का गेट ही गिर जा रहा करप्शन से और छात्र की दब करके मौत हो जा रही है। ये तो हमारे स्कूलों की हालत है। ये घटना एक नहीं है, आपको ये दिखाते हैं। जर्जर स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं छात्र, ठीक है, उखड़ कर एकाएक गिरने लगे प्लास्टर, भाग कर बचाई जान। ये वो स्कूल की हालत है जहां पर प्लास्टर गिरने लगे। ये यूपी के उन्नाव की घटना है। आगे देखिए, जहां पर स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना चाहिए, उन्हें बनाने पे जोर देना चाहिए, वहां पर क्या किया जा रहा है कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सरकारी स्कूल में लगा गंदगी का अंबार, शिकायत पर बच्चों को ही निकाला बाहर। अब प्रशासन ने उठाया ये कदम, ये देखिए। और ये छिपकली जो है श्रावस्ती जिले में लवाही बेनी नगर में बने उच्च विद्यालय में न पीने का पानी, न इंतजार, न शौचालय, हालत गंभीर। और ये एक घटना है जहां पर मिड डे मील में छिपकली मिली थी। ये सारी घटनाएं हैं यूपी के स्कूलों की। अब ऐसा नहीं कि भैया कायाकल्प के लिए कुछ किया नहीं गया, कायाकल्प के लिए जो किया गया है वो देखिए किस तरह से है। वो इस तरह से है कि एक दाल में नमक के बराबर। उत्तर प्रदेश ने बजट में ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए। ये घटना कब की है? ये है खबर 24-25। इस 24-25 सत्र में 1,000 करोड़ जो है स्कूल के कायाकल्प के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च किया। अब आपको बता देते हैं कि पिछले कुछ सालों में कितना यूपी सरकार ने खर्च किया कायाकल्प पे। 2,000 करोड़ रुपए 18-19 में खर्च किए गए, 1,500 करोड़ रुपए 19-20 में खर्च किए गए, 1,000 करोड़ रुपए 20-21 में खर्च किए गए, 1,200 करोड़ रुपए 2022-23 में खर्च किए गए और 1,000 करोड़ रुपए 23-24 में खर्च किए गए, 1,000 करोड़ रुपए 2024 और 25 में खर्च किए गए। अब हमने एक कंपैरिजन निकाला है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में कितना खर्चा किया सरकार ने, ये आप पढ़िएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। 2025 महाकुंभ में सरकार ने जो खर्च किया वो है 7,500 करोड़ रुपए। ये सिर्फ 2025 के महाकुंभ में सरकार ने खर्च किए। अब आगे देखिए, 2025 में अगर आप निकालेंगे कि सरकार ने स्कूल के कायाकल्प के कितना खर्चा किया, तो वो ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। ये है 1,000 करोड़ रुपए, 7 गुना से कम। कुंभ मेला में कितना और हमारे स्कूलों की हालत सुधारने के लिए कितना खर्च किया गया, आगे आपको और बताते हैं। इसके पहले कुंभ लगा था सन 2019 में, जिसमें सरकार ने खर्च किए थे 4,236 करोड़ रुपए। लेकिन अभी जो है
2019 का हम आपको आंकड़ा दिखाते हैं। 2019 में जो खर्च किया गया था वो 2000 करोड़ रुपए कायाकल्प के लिए खर्चा किया था। और 2018-19 वही साल है जिस साल स्कूलों की कायाकल्प के लिए घोषणा किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने कि हम स्कूलों की कायाकल्प करेंगे, शुभारंभ किया था और महज आवंटन किया था 2000 करोड़ रुपए। अगर सिर्फ इन बीते कुछ सालों में, मतलब 2018 से लेकर के 2025 तक हम जोड़ लें, तो जो बजट आएगा पूरे स्कूलों का मिलाकर के वो 2 साल जो कुंभ मेले में खर्च किया गया उससे कहीं ज़्यादा है, कम है। अगर ये तो हम छोड़ दें सिर्फ कुंभ मेले की बात, इसके बाद अयोध्या के लिए जो आवंटन किया गया है वो देख लीजिए। अयोध्या के लिए खर्चा किया गया हमारे स्कूलों के कायाकल्प से कहीं गुना ज़्यादा। अब देखिए योगी सरकार जो तर्क दे रही वो ये दे रही कि हम 5000 स्कूलों को मर्ज करेंगे कुछ और स्कूलों में और उन स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाएंगे। लेकिन स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए इनकी मंशा हम आपको जाहिर कर दें कि क्या है। जहां ये कायाकल्प के लिए हर साल 1000 करोड़ रुपए कम से कम खर्च कर रहे थे, वहीं इन्होंने अब स्मार्ट स्कूल के लिए जो उन्होंने दिया है वो महज 300 करोड़ रुपए है। मात्र 300 करोड़ रुपए ये खर्च करेंगे इस पूरे साल में स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए। जहां पहले स्कूलों की कायाकल्प के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे हर साल, वहीं अब ये सिमट करके स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए 5000 स्कूल बंद करेंगे और हो सकता है ये बढ़ा करके 27000 भी बंद किए जाए। उनको स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए महज 300 करोड़ दिया जा रहा है। वहीं दूसरा आंकड़ा हम आपको दिखा दें, 150 करोड़ रुपए सिर्फ दिए गए हैं अयोध्या को। ये अयोध्या है, अयोध्या को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके महा टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है और पूरे यूपी के स्कूलों को बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए मात्र दिए गए हैं। तो ये स्मार्ट स्कूल कहीं छलावा तो नहीं है कि 5000 स्कूल हम बंद करेंगे और स्मार्ट स्कूल बनाएंगे। हम आपको कुछ और आंकड़े बताते हैं, ये आंकड़ों को गौर से सुनिएगा। ये 5000 स्कूल यूपी में बंद होने की खबर तो अभी आपके सामने आई है, लेकिन ये बहुत पहले से गढ़ा जाने लगा था। 2014 से लेकर 2025 तक यूपी में करीब 25,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए जा चुके हैं। सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं, 25,000 से ज्यादा बंद किए जा चुके हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल 19,305 प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं। मतलब जहां एक तरफ से प्राइवेट सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, वहीं प्राइवेट स्कूलों को खोला जा रहा है यूपी में बहुत तेजी से। तो ये सारी चीजें आपको कुछ याद दिलाती हैं, कहीं ये कोई पैटर्न तो नहीं है जो हमें आपको बता रहा है कि पिछले कई सालों से कुछ तो गढ़ा जा रहा है। हमें बार बार धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है, मंदिर वहीं बनाएंगे, मस्जिद वहीं बनाएंगे, कभी संभल जाएंगे, कभी मथुरा काशी, कभी बनारस जाएंगे, बड़े बड़े आयोजन कभी अयोध्या के नाम पे, कभी मथुरा के नाम पे, कभी प्रयागराज के नाम पे किया जा रहा है और हम लोग भी मार हो हल्ला करके वहां चले जा रहे हैं। लेकिन पीछे से हमारे 25,000 स्कूल पिछले 10 साल में बंद किए गए हैं और खबर हमें अब आई है, हम नींद से अब जगे हैं जब हमारे 25,000 स्कूल जा चुके हैं। कई गांव की हालत ये है जहां पर स्कूल नहीं है, जहां पर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ सरकार को स्कूल खोलना चाहिए, अपने स्कूल कॉलेजेस की हालत सही करना चाहिए, जहां जापान की तरह एक एक बच्चे की शिक्षा की गारंटी जो राइट टू एजुकेशन हमारा संविधान देता है, उसके तहत अनुच्छेद 21 हमारा संविधान देता है, हर बच्चे की शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, राइट टू एजुकेशन हमारा फर्ज है। लेकिन क्या ये हो रहा है? कैसे ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि जब इसके गांव का स्कूल बंद हो जाएगा, वो गांव जो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, जहां पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, जहां अगल बगल जंगल हैं, जंगल में जानवर हैं, जहां हाईवे के बगल में है, वहां बच्चों की सेफ्टी कैसे तय करेगी ये सरकार? स्कूलों को बंद करके जहां हर एक गाँव में स्कूल खोलना चाहिए, जहां हर बच्चे की एजुकेशन को सुनिश्चित करना चाहिए, जापान की तरह, जहां जापान में एक ट्रेन चला दिया गया। हम तो अर्थव्यवस्था में आगे निकल जा रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रयागराज और कुंभ और अयोध्या जैसी घटनाओं पर ही खर्च किया जाए। क्यों शिक्षा पे नहीं खर्च किया जा रहा? अगर शिक्षा अच्छी होगी तो हम बाकी चीज़ें कर लेंगे। तो कहीं ये जो कहानी जो हमने कई साल पहले एक फिल्म में देखी थी, उसी कहानी को हकीकत बना के हमारे सामने तो नहीं रखा जा रहा है। इन चीज़ों को समझिए, सोचिए और अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें लिख करके हमको बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या जानने को मिला और आप क्या सोचते हैं कि प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कई लोग आएंगे कमेंट में ज्ञानबाजी करेंगे, कहेंगे कि तुम किस स्कूल में पढ़े हो, तो मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, ये बता दूँ उनको। दूसरी बात, सरकारी स्कूल जो है वो तय करता है, वो सुनिश्चित करता है कि इस देश में कोई एक बच्चा जो है वो बिना शिक्षा के ना रह जाए।
सरकारी स्कूल जो है ये किसी प्रॉफिट के लिए, किसी व्यवसाय के लिए नहीं है जहां मुनाफा कमाए सरकार। सरकारी स्कूल सरकार की जिम्मेदारी है उसको सही से रन करना, चलाना, और प्राइवेट स्कूल धंधा है जहां प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है। इन चीज़ों को आप समझिए। बहुत से हमारे बच्चे हैं, बहुत से हमारे इस देश के परिवार हैं जो बच्चों को खिला नहीं पाते, वो पढ़ा क्या पाएंगे। तो ऐसे में सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी स्कूलों को खोले, अच्छी सुविधा दे ताकि बच्चे पढ़ें और आगे आकर के देश का नाम रोशन करें। 11,70,000 अभी भी इस देश में बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले आपकी तरह कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती वहां पढ़ो, 11,70,000 बच्चों के माँ बाप, अगर उनके बाप इतने मजबूत होते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते, तो तुम्हारे कमेंट का इंतजार नहीं होता। वो आज उनका एडमिशन करा चुके होते कई साल से, और वो भी इन MP MLA की तरह अपने बच्चों को इंडिया के बाहर भेज करके अच्छी शिक्षा दे रहे होते। लेकिन वो 11,70,000 बच्चों के बाप इतने मजबूर हैं कि वो पढ़ा नहीं पाते हैं। इसमें 7,80,000 तो यूपी के ही हैं जहां पर 5,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये आप सोचिए, अकेले प्रयागराज में 414 स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है। इन चीजों पर गौर करिए और सवाल पूछिए। कमेंट बॉक्स खुला है, वहां से जाकर के पूछिए और बताइए। और आखिरी में जाते जाते इन बच्चों की एक वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इस वीडियो को गौर से देखिएगा कि ये बच्चे प्रधानमंत्री मोदी से क्या गुहार लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार। कृपया हमारा स्कूल दूसरे स्कूल में नहीं मिलाया जाए, क्योंकि दूसरा स्कूल 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और रास्ते में जंगल है। जंगल में जानवर बहुत हैं और यमुना नदी का पानी भी भरा मिलता है। इसलिए हम छोटे छोटे बच्चे दूसरे स्कूल में नहीं जा पाएंगे पैदल। इसीलिए आपसे निवेदन है कि हमारे लोगों की पढ़ाई ना छुड़वाई जाए।